Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a new unit of the nursing research, that is research problem. या आप ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च. ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइनल करेंगे. राइट. सो सबसे पहले कोई भी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आपको मेन टॉपिक चाहिए होता है कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक और एक इम्पॉर्टेंट ऐसा कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक चूज करें जिसकी हेल्प से हम अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकें. ओके, तो इंट्रोडक्शन हमारी क्या कहती है ये देख लेते हैं पहले. तो सबसे पहले रिसर्च का मीनिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसर्च को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये निकलेगा रिसर्च. तो ऑब्वियस ही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप हर एक न्यू ट्रेंडिंग ही टॉपिक लो. ट्रेंडिंग टॉपिक लेना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम रिपीटेड टॉपिक भी लेते हैं रिसर्च करने के लिए. ठीक है, तो री मीन्स होता है अगेन, सर्च मीन्स होता है फाइंड आउट. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चीज़ों को अपडेट करना होता है. राइट. अभी अगर कोविड आ गया था, कोविड आने के बाद हमने उस पर रिसर्च करी, उसकी वैक्सीन बनाई. उसके बाद अगर अगेन कोविड आता है तो ऐसा नहीं है कि कोविड पे एक बार रिसर्च हो चुकी है तो हम दोबारा से उसको नहीं स्टार्ट कर सकते या दोबारा से कोई उस पर रिसर्च नहीं कर सकता. रिसर्च का मीनिंग यही निकलता है कि हमें किसी भी ट्रेंडिंग चीज़ को या कोई भी हाईलाइटेड चीज़ को या कोई भी हाईलाइटेड प्रॉब्लम जो इस टाइम पे हो रही है उसको जो है ले करके उस पर दोबारा रिसर्च करके चीज़ों को अपडेट करना है, नॉलेज को अपडेट करना है और नई नई चीज़ों को इन्हेंस करना है जिससे कि हमारी हेल्थ इश्यूज कम हो सके. राइट. सो रिसर्च कहती है कि हमें अगेन फाइंड आउट करना है चीज़ों को. किसको फाइंड आउट करना है? प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है. ऑब्वियस चीज़ है कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए. तो रिसर्च के अगर देखा जाए अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होती क्या है? प्रॉब्लम है वो सारे क्वेश्चंस जिनका अभी तक हमें सॉल्यूशन नहीं पता है या आंसर नहीं पता है. राइट. तो क्वेश्चंस दैट रिसर्चर वांट टू आंसर. ऑब्वियस ही चीज़ है, अभी हम उस चीज़ को, उस टॉपिक को लेकर के क्लियर नहीं है, तो जब हम उस पर रिसर्च करेंगे तब हमें वो चीज़ें क्लियर होंगी. देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. राइट. सो एक ऐसी सिचुएशन, ठीक है, जिसको सॉल्यूशन की ज़रूरत है या ऐसे क्वेश्चंस जिसको आंसर्स की ज़रूरत है या ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी कोई डाउट्स जो रिसर्चर सॉल्व करना चाहता है, दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम. ओके. सो कैन बी सॉल्व्ड. कैसे सॉल्व हो सकती है? बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये रिसर्च प्रॉब्लम हम मेनली ढूंढ भी सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हमारे रिसर्चर की नॉलेज पे. मान लीजिए मुझे अगर कोविड की वैक्सीन पे रिसर्च करनी है तो पहले तो मुझे कोविड क्या है ये पता होना चाहिए. राइट. कितनी तेज़ी से स्प्रेड हुआ, कौन से एरिया में ज़्यादा स्प्रेड हुआ, किस वजह से ज़्यादा स्प्रेड हुआ, या कौन से मौसम में, कौन से क्लाइमेट में उसका जो वायरस था वो बहुत जल्दी से रेप्लिकेट हुआ. ये सारी नॉलेज अगर मेरे पास होगी तभी मैं उस पर आगे वर्क कर पाऊंगी. स्किल्स होने चाहिए, है ना. स्किल्स, हम मेरे अंदर इतने स्किल होने चाहिए कि मैं उसको कामली हैंडल कर पाऊँ, मैं उससे बोर ना हूँ. मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर मुझे अपने टॉपिक पे ही इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कभी भी उस पर रिसर्च नहीं कर सकती हूँ. मोटिवेशन मिलना चाहिए. मोटिवेशन कब मिलता है? जब हम आगे बढ़ते हैं या हमें कुछ नई चीज़ मिलती है या हमें हमारी मेहनत का कुछ तो परसेंटेज अच्छा मिलता है. ठीक है, या हमें दूसरे लोग मोटिवेट करें. तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. क्रिएटिविटी होनी चाहिए. ये नहीं कि मैं घर बैठे बस लैपटॉप पे रिसर्च कर रही हूँ. नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. ठीक है. अवेयरनेस होना चाहिए. अगर अवेयरनेस नहीं होगी, मैं अवेयर नहीं हूँ उस डिजीज़ को लेकर के, तो मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगी उस डिजीज़ से. ठीक है. प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, क्योंकि एक बार में एक चीज़ नहीं आती. वी ऑलवेज नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ठीक है, तो हमें अपने अंदर इन्हेंस लाने के लिए या अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरह से हम हैंडल कर पाएँ चीज़ों को. तो ये सारी चीज़ें जो हैं विद सॉल्वेबल रिसर्च प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में हेल्प करती हैं और उसका सॉल्यूशन रिसर्च के थ्रू करवाने में हेल्प करती हैं. ठीक है, और ऐसी प्रॉब्लम आपको लेना है जिसको आप सॉल्व कर पाओ. अब मान लीजिए मैंने कोई ऐसी डिजीज़ ले ली, HIV ले लिया और मैं उस पर रिसर्च कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं रिसर्च फेल हो जाऊँगी मैं, है ना.
तो आपको ऐसा टॉपिक उठाना है, ऐसी चीज़ उठानी है जिस पे आप रिसर्च कर पाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या चीज़ है। एक तरह का ब्रीफ या डीप डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हो, क्योंकि सुपरफिशियली पढ़ करके आप कोई भी चीज़ का रिसर्च नहीं कर सकते। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, या एक ऐसा इशू है जिसको सॉल्यूशन की नीड है, या जिसको सॉल्व होने की नीड है रिसर्चर के थ्रू। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर रिसर्चर है, वो अगर सुपरफिशियली पढ़ करके रिसर्च का डेटा निकाल देता है या रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है, तो जब तक वो डीप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेगा या उसके बारे में अच्छे से नहीं जानेगा, वो उसके हिसाब से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। ओके, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक तरह का डीप डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज एन एरिया ऑफ द कंसर्न वेयर देयर इज अ गैप इन नॉलेज बेस नीडेड फॉर द प्रोफेशनल प्रैक्टिस। राइट, तो ये एक तरह का कह सकते हो कि ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, एरिया है, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं नॉलेज डेफिसिट है। इसी वजह से वो चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई, या इसी वजह से उसका जो सॉल्यूशन पिछली बार निकला उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज डेफिसिट हो सकती है, या कहीं ना कहीं चीज़ें अपडेट होने की नीड हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बेसिस पे ही होगा। मान लीजिए मैं अभी अगर नर्सिंग रिसर्च मुझे करनी चाहिए, नर्सिंग रिसर्च, क्योंकि मैं नर्सिंग पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ इकोनॉमिक पे रिसर्च, मैं कर रही हूँ बिजनेस पे रिसर्च, मैं कर रही हूँ कॉमर्स पे रिसर्च, तो क्या वो मेरी फील्ड है? नहीं, वो मेरी फील्ड नहीं है। हाँ, मैं कर सकती हूँ अगर मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बेसिस पे, जो मैं डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगर मैं उस बेसिस पे रिसर्च कंप्लीट करती हूँ, तो वो मेरे लिए ईजी होगा, मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है और सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन मैंने ली है सुरेश के शर्मा बुक से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। आप कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको रिसर्च की जो प्रॉब्लम है जिस पे आपको रिसर्च करनी है, वो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम ले लोगे या ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दोगे जो ट्रेंडिंग ही नहीं है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होना है, और अगर होना भी है तो मिनिमम फायदा होना है, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। मान लीजिए मैं पोलियो पे रिसर्च कर रही हूँ, है ना, तो पोलियो तो इरेडिकेट हो चुका ना इंडिया से, पोलियो तो कब का हट चुका ना, उसका जो फाइनल सॉल्यूशन निकला उससे पूरे इंडिया को फायदा हो चुका। अब मैं पोलियो पे रिसर्च करके क्या कर लूँगी? मैं तो वही पुरानी चीज़ों को अपडेट करूंगी, लेकिन मेरे अपडेट से क्या होता है, क्योंकि पोलियो तो इरेडिकेट यानी कि हट चुका है इंडिया से। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सर्च करो और उसका सॉल्यूशन निकालो जिससे दूसरों को हेल्थ के बेनिफिट्स हो। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम ये बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड करता है। ये बेस्ड करता है या ये डिपेंड करता है सोर्सेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम पे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो आपको एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिला सकता है, या इनके बेसिस पे आप एक ढंग की रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस पर रिसर्च अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आगे। सबसे पहले सोर्सेज देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो, सिंपली आपको ये पता होगा कि पढ़ने से ज़्यादा जो विजुअल चीज़ें होती हैं, जो हम डे बाय डे देखते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे लिए स्ट्रांगली लाइक मेमोरेबल होती है चीज़ें। अब मैंने कोई एक्सीडेंट देखा है कि उसका किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ और किस तरह से उसको इंजरी हुई, वो मेरे लिए ज़्यादा मेमोरेबल होगा, मतलब यादगार होगा, या मैं उसको ज़्यादा याद कर पाऊँगी एज़ कम्पेयर टू कि मैंने कोई आर्टिकल पढ़ लिया। ठीक है, पेपर में भी वो एक्सीडेंट आया, ठीक, और मैंने सामने से भी देखा। ठीक, तो जो मैंने सामने से देखा है वो मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजुअल है, मैं उस पर ज़्यादा अच्छे से रिसर्च कर सकती हूँ एज़ कम्पेयर टू दी मैंने पेपर में बस पढ़ लिया। समझ में आ रहा है? तो पर्सनल एक्सपीरियंस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी एक प्रॉब्लम को उठा करके उस पर रिसर्च करने का। ठीक है, तो डे बाय डे जो पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है वो एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है, जो आपको एक बहुत अच्छा आइडियाज़, इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। जैसा कि मैंने बोला, रिसर्च आप तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक आपको नॉलेज, आपका इंटरेस्ट, आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्किल्स वगैरह ना हो। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कब बनेगा? जब आप डे बाय डे उस चीज़ को देखोगे, फेस करोगे और चाहोगे कि इसका मैं सॉल्यूशन निकाल दूँ। ओके,
तो ये हो गया आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, अगर एग्जाम में आता है सोर्सेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने ऐड किया है, आई स्टडी टू असेस द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन ऑन दी डेली लाइफ। मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने जो अंकल रहते हैं वो डेली एल्कोहल अब्यूज या सॉरी एल्कोहल कंज्यूम करके अपने वाइफ को मारते हैं, तो मेरा वो क्या है, डे बाय डे पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं उस पर रिसर्च स्टार्ट कर सकती हूँ कि एल्कोहल कितना हार्मफुल है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को खराब करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, देखो पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में एक ही फर्क है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि हम जो वर्क कर रहे हैं डेली उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है। पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि हम जिस जगह पे वर्क कर रहे हैं उस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो हम रिसर्च कर रहे हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, मेरे पड़ोसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे घर की मेरी खुद की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उस पर रिसर्च कर सकती हूँ। मेरे साथ मेरा कुछ पर्सनल इशू चल रहा है तो मैं उसके लिए रिसर्च कर सकती हूँ कि हाँ इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है या बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपका क्लिनिकल या आप जिस जॉब एरिया में हो उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है वो आप उस पर रिसर्च करोगे। ठीक है, दैट इज प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैन क्रिएट अ मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग डेली लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर एक नर्स की बात करें, क्योंकि हम नर्सिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो एक नर्स की बात करें तो वो डेली उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। क्यों? क्योंकि वो डेली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रही है, डेली पेशेंट को फेस कर रही है, डेली वो हॉस्पिटल का काम कर रही है, तो उसके दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे जो वो उठा करके उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ द लिटरेचर। देखो क्रिटिकल अप्राइजल का मतलब क्या है? क्रिटिकल मतलब सीरियस नहीं, क्रिटिकल मतलब होता है कि केयरफुली या बहुत कह सकते हैं कि ध्यान से आप किसी चीज को एग्जामिन करो। ठीक, तो क्रिटिकल अप्राइजल का मतलब क्या है कि आप केयरफुली या सिस्टमेटिकली, है ना, या इंटरेस्ट के साथ किसी चीज को एग्जामिन कर रहे हो। लिटरेचर, कोई भी रिटन आर्टिकल को या कोई भी रिटन चीज को आप लिटरेचर कह सकते हो। तो आपने पेपर में या पुरानी थीसिस में या आपने पुरानी बुक्स में कुछ भी आपने पढ़ा तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ स्टडी टू असेस द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आपने पढ़ा कहीं पर पेपर में कि किसी एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया, ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, और वो इन्फेक्टेड ब्लड किस चीज़ का इन्फेक्टेड था? हेपेटाइटिस सी वायरस का था। तो हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस एक तरह का जानलेवा वायरस है जो कि मतलब बहुत हार्मफुल होता है दूसरों हर किसी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी की अच्छी खासी लाइफ को मतलब बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नेग्लिजेंस, क्योंकि माल प्रैक्टिस थी। तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हो। तो ये है आपका क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ द रिसर्च, कि आपने इस चीज़ को, इस आर्टिकल को पेपर में पढ़ा या किसी चीज़ में पढ़ा या न्यूज़ में सुना, है ना, तो वो आपने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी या उस हॉस्पिटल पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट आपका प्रीवियस रिसर्च। सेम चीज़ जो पहले रिसर्च हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें चीज़ों को अपडेट करते रहना चाहिए। अब कोविड की वैक्सीन पे रिसर्च हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि कोविड पूरी तरह से गया नहीं है, केसेस मिलते रहते हैं। सो आप दोबारा से उस पर रिसर्च कर सकते हो। तो प्रीवियस रिसर्च भी एक तरह का गुड सोर्स है आपको जब नॉलेज अपडेट करनी हो तब, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटा करके न्यू नॉलेज लानी है तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हो। ठीक, अ स्टडी टू असेस द हॉट कंप्रेशन ऑन द पेन रिडक्शन। तो एग्जाम्पल में मैंने कॉमन से एग्जाम्पल लिया है। हम सभी जानते हैं कि जब हमें चोट लग जाती है तो हम सिकाई करते हैं या हॉट कंप्रेशन करते हैं, ठीक है, या गर्म पानी से सेक लेते हैं नमक डाल के या जो भी, तो उससे हमारा पेन कम हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही चीज़ अगर हम आइस से करें, ठंडे पानी से करें, तो कितना फ़ायदा होगा? ठीक, तो इस पे रिसर्च हम कर सकते हैं कि हॉट कंप्रेशन से ज़्यादा अगर कोल्ड कंप्रेशन फ़ायदा करे तो। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टिंग थ्योरीज, यानी कि वो थ्योरीज जो कि पहले से प्रूवन है। जैसे कि फिजिक्स की अगर तुम बात करो तो फिजिक्स में तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे, उसी फॉर्मूलेज के बेसिस पे आप क्या करते हो? सॉल्व करते हो। मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में भी फॉर्मूलेज होते हैं। उसी तरह से थ्योरीज क्या करती हैं, वो प्रूवन होती हैं, उसको प्रूव कर दिया गया है कि हाँ इस थ्योरी के बेसिस पे इतनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग थ्योरीज से को रिलेट करके रिसर्च करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंटल थ्योरी निकाली थी, राइट। उनके हिसाब से पेशेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हर, ठीक है, कि अगर किसी पेशेंट की हाइजीन मेंटेन आपने नहीं करी
तो उसका आप उसको कितनी भी दवाइयाँ खिलाते रहो, लेकिन आप उसका इन्फेक्शन पूरी तरह से रिड्यूस नहीं कर सकते हो, राइट? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वहाँ पे हाइजीन प्रैक्टिस नहीं है। जितना आप दवाइयों से इन्फेक्शन को कम करोगे, उतना ही आसपास के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे इन्फेक्टेड करते रहेंगे। तो एक तरह से क्या बात हो गई, यहाँ आप उसको दवाई खिलाते रह रहे हो, वहाँ वो आउटर इन्वायरमेंट से इन्फेक्शन ले रहा है। तो ना इन्फेक्शन कम हो रहा है, ना दवाइयों का कोई फ़ायदा हो रहा है, उसका मनी भी वेस्ट जा रहा है और उसकी हेल्थ इश्यूज बढ़ती चली जा रही है। तो ये थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनवायरमेंटल थ्योरी। तो इनके अकॉर्डिंग जो थ्योरीज सेट हो चुकी हैं, जो प्रूवन हो चुकी हैं कि हाँ ये पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है ही, तो उस थ्योरी से को रिलेट करके अगर आप रिसर्च करते हो तो ज़्यादा सक्सेसफुल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो रिसर्च इज अ थ्योरी डेवलपमेंटल एंड थ्योरी टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक? तो रिसर्च के थ्रू थ्योरी डेवलप भी हुई है। क्यों? क्या ये चेक नहीं किया गया होगा कि एनवायरमेंटल थ्योरी प्रूव करने से पहले उस पर रिसर्च की गई होगी, फिर उसे वो प्रूव हुई होगी, तब जा करके उसको क्या किया गया होगा, टेस्ट किया गया होगा, और टेस्ट करने के बाद उसको सक्सेसफुल उसको सक्सेस मिली होगी, और अब वो क्या होती है, अप्लाई होती है, ठीक? तो इन्हीं सब बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने रिसर्च को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कंज्यूमर फीडबैक। देखो, लाइव अगर आप फीडबैक किसी से लेते हो तो आपको एक एग्जैक्ट डेटा मिलेगा। जैसे इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, जैसे कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपने उससे उसका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ लिया कि हमारे हॉस्पिटल का पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, तो वो आपको बताएगी कि हाँ क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या यहाँ पे कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है? तो उस पर आप रिसर्च करके उन फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या है, अ रीसेंट फीडबैक डायरेक्टली बाय द पेशेंट कैन इजीली जनरेट अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो जब पेशेंट आपको बताएगा कि भाई मुझे इस हॉस्पिटल में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, तो उस प्रॉब्लम पे आप रिसर्च कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, पेशेंट रिलीविंग ड्यूरिंग हर डिस्चार्ज दैट शी डिडंट गेट अ गुड सर्विस रिगार्डिंग डिलीवरी, ठीक है? ड्यूरिंग हर डिलीवरी, तो हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम पे उसको अच्छे से ट्रीट ना किया गया हो सकता है कि डिलीवरी के बाद उसको इन्फेक्शन हो गया हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, माल प्रैक्टिस की वजह से अच्छे से डिलीवरी ना हुई हो, है ना? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो पेशेंट बता रही है, तो इस पे आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज। जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज का मतलब ही यही है क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज या क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस। तो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसा कि हम हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन के दौरान हमें जो जो पुअर क्वालिटी वाली चीज़ें मिलेंगी या पुअर चीज़ें मिलेंगी, उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके? इसके अलावा हम अपने कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल प्रोसेस के टाइम पे या केयर करने के टाइम पर भी ये सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल इश्यूज। तो सोशल मीन्स होता है सोसाइटी, तो वो इश्यूज जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल फीमेल फीटिसाइड हो गया, HIV एड्स के बारे में हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, रेप्स हो गए, इन सब पे भी आप रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी जो टॉपिक्स है ना, ये कभी पुराने होते ही नहीं है, ये आपके बढ़ते चले जा रहे हैं डे बाय डे। आपको सुनने में आ रहा है कि फीमेल फीटिसाइड, फीमेल बेबी थी तो उसको वूम में ही, उसको पेट में ही मार दिया, ठीक है? HIV एड्स कितना ज़्यादा फैल रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है ना, रेप्स वगैरह हो रहे हैं। तो ये सारे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से रिसर्च दे सकते हैं, डेटा भी दे सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है कि अपने दिमाग पे जोर लगाना, है ना, और सोचना चीज़ों को, डीप थिंकिंग करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, ध्यान लगाना चीज़ों पे, ठीक है? तो ये एक तरह का बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं पकड़ पाओगे, पहली चीज़ तो, है ना, कि आपके आसपास प्रॉब्लम्स हो रही हैं, 4 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन चारों में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है, वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और उस पर आप अगर रिसर्च करोगे तो आपकी रिसर्च ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। क्यों? क्योंकि वो सच में एग्जैक्टली एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? एग्जाम्पल ले लो, ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक, यानी कि मीटिंग बैठाई गई, हॉस्पिटल मीटिंग, और उसमें ग्रुप में डिस्कशन हुआ, GD हुआ, जिसमें पता चला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे हॉस्पिटल से रिलेटेड क्या आ रही है और उसको कैसे ठीक करना है। नेक्स्ट आता है आपका इंट्यूशंस। इंट्यूशंस मीन्स होता है कि कोई चीज़ बिना रैशनल, बिना रीज़न क्लिक हो जाना कि हाँ ये प्रॉब्लम तो होगी ही पक्का।
जैसे कि कभी कदार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सडन पहचान जाते हैं चीज़ों को, बिना उसका रैशनल, बिना प्रूव हुए वो चीज़ हमें क्लिक हो जाती है कि हाँ यही प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये इंट्यूशंस रिसर्चर के पास ये वाली पावर होनी चाहिए जिससे कि वो क्विक डिसीजन अगर लेना हो तो वो ले सके। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ कैन डिटेक्ट आर रिसर्च प्रॉब्लम इजी। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है एंड मैंने बुक से कंटेंट लिया है, कंसाइज किया है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड आपको और वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।